लोकसभा चुनाव में इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी धड़े इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। इस चुनाव में पीएम मोदी एक बड़ा और विश्वसनीय चेहरा बने रहेंगे। इसके अलावा भी कई चेहरे हैं जो इस चुनाव में अपना असर डालेंगे। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली से लेकर पंजाब में अरविंद केजरीवाल के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा से लेकर दक्षिण भारत में कई छत्रप शामिल हैं। जानते हैं कि आखिर कौन है ये चेहरे और इस चुनाव में उनका क्या और कैसा असर रह सकता है। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा पीएम मोदी की ही है। बीजेपी और विपक्ष दोनों ही उनके इर्द गिर्द अपना अभियान चलाते हैं। भाजपा वस्तुतः उनमें ही समाहित हो गई है। विपक्ष उनके प्रति अपनी नापसंदगी से परेशान है। वह जो प्रचार कर रहे हैं आर्थिक विकास, देश और विदेश में सशक्त राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सांस्कृतिक पुनरुत्थान न केवल भाजपा के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी मुख्य कैंपेन का विषय है। विपक्ष इन मानदंडों पर उनकी आलोचना कर रहा है। अपने प्रशंसकों के लिए वह जीवन से भी बड़े परिवर्तनकारी व्यक्ति हैं जो स्थिरता का वादा करते हैं। अपने आलोचकों के लिए वह एक अत्यंत ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति हैं। चुनावी पंडितों के लिए वह सबसे पसंदीदा हैं। बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां हैं। यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो उनके समर्थक हैं, उनका वादा अधूरा है। उनका कांग्रेस का वास्तविक बॉस होना और यह दावा करना कि वैधानिक जिम्मेदारियां दूसरों की हैं, काम नहीं आया। लंबे समय तक अलगाव की स्थिति के बीच उनकी सक्रियता का कोई परिणाम नहीं निकला। उदाहरण के लिए बड़े व्यवसाय के विरुद्ध उनकी कुछ अलंकारिक बातें असंबद्ध लगती हैं और वह ऐसा चीज नहीं है जो विपक्ष को एकजुट रख सके। वह मुस्लिम वोटों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए कठिन है। ममता को 2019 में तब झटका लगा जब बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटें छीन लीं। 2022 में विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ उन्हें अपनी वापसी मिल गई। बंगाल की राजनीति हमेशा की तरह अशांतिपूर्ण, उग्र और हिंसा से ग्रस्त है। वह 2024 में 2019 की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ेगा। बीजेपी को उम्मीद है कि संदेश खाली में टीएमसी की ज्यादती और पीएम की अपील से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें उन्हें बढ़त हासिल है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि बंगाल के मुसलमान यानी मतदाताओं का 1/3 मजबूती से उनके पीछे है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में दीदी का भी मोदी जैसा ही दबदबा होगा। नवीन पटनायक 2000 से मुख्यमंत्री हैं। वह अभी भी राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत राज्य क्षत्रप हैं। यदि भाजपा के साथ बातचीत अंततः सफल होती है तो ओडिशा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एनडीए के पास जाने की संभावना है। लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाती है और बीजेपी ओडिशा में बीजेडी के मुख्य प्रतिद्वंदी बन जाती है तो भी वह स्पष्ट रूप से पसंदीदा होंगे। उनके लिए परेशानी भरा सवाल यह नहीं है कि चुनाव में क्या होगा, बल्कि यह है कि उनके बाद कौन। क्या सहयोगी वीके पांडियन की राजनीति में प्रवेश से समस्या हल हो गई है? अगर बीजू बाबू का बेटा एक और आश्चर्य पैदा कर दे तो आश्चर्यचकित न हो। वह इसमें बहुत माहिर है। स्टालिन शायद इन चुनावों में भाग लेने वाले सबसे आत्मविश्वासी नेताओं में से एक हैं। तमिलनाडु में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अन्ना द्रमुक बुरी स्थिति में है। ऐसे भी संकेत हैं कि अन्ना द्रमुक के महासचिव ईपीएस अगले विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद कर सकती हैं। बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। पीएम और शाह दोनों कई बार तमिलनाडु का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा यह कोई खिलाड़ी नहीं है। द्रमुक के सुप्रीमो इसे चतुराई से खेल रहे हैं। वह कांग्रेस के प्रति उदार थे और अधिकांश कार्ड उनके पास होने पर भी सीट बंटवारे में उन्होंने साथ छोड़ दिया। वह राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख भाजपा विरोधी व्यक्ति होंगे। जगन ने आंध्र के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। साथ ही राज्य में लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। लेकिन वाईएसआर के बेटे जिन्होंने शासन किया, जैसा कि कुछ स्थानीय टिप्पणीकारों ने कहा, अपने मूल रायलसीमा के अधिपति की तरह इस बार एक बहुत ही कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन में 2019 के चुनावी अपमान का बदला लेने के लिए जगन को सत्ता विरोधी लहर और दृढ़ टीडीपी का सामना करना पड़ रहा है। फिर बीजेपी भी है। नायडू बीजेपी के बीच आपसी समझ ऐसी चीज नहीं है जिसे जगन खारिज कर सकें। विधानसभा में उनकी वर्तमान संख्या को तो छोड़ ही दें। अरविंद केजरीवाल की लोकसभा में आम आदमी पार्टी की सीटें 2019 से बेहतर होने की संभावना है। इसके लिए मुख्य रूप से पंजाब को धन्यवाद, जहां उनकी पार्टी ने खुद को मजबूत किया है।
कहीं और से, खासकर दिल्ली से सीटें आपके लिए बोनस और बूस्टर होंगी, जो बीजेपी के साथ बढ़ते टकराव में फंसी हुई है। उनकी सफलताएं कुछ हद तक कांग्रेस की कीमत पर हो सकती हैं, जिससे उन्हें खुद को बीजेपी विरोधी गुट में स्थापित करने में मदद मिल सकती है। अखिलेश और तेजस्वी दोनों मुस्लिम यादव मतदाताओं के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कम से कम 1/3 मतदाता हैं। लोकसभा में इन राज्यों के महत्व को देखते हुए यह उनके विरासत के दोनों उत्तराधिकारियों को भाजपा एनडीए का दुर्जेय प्रतिद्वंदी बनाता है। उनकी आम समस्या अन्य समूहों पर जीत हासिल करने में उनका खराब रिकॉर्ड है। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि जेडीयू के बाहर जाने से राजद कुछ हद तक लड़खड़ा जाएगी। फिर दोनों राज्यों में राम मंदिर फैक्टर भी है। दोनों में से लालू के बेटे बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में एमवाई का वोट यूपी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कमजोर पार्टियों वाले दो क्षत्रप वे और कांग्रेस महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण नुकसान से बचने के लिए भाजपा के दृढ़ संकल्प के रास्ते में खड़े हैं। बाला साहेब के बेटे को आंशिक रूप से सामान्य शिव सैनिकों की सहानुभूति पर भरोसा है, जो अभी भी वरिष्ठ ठाकरे की कसम खाते हैं। लेकिन उन्हें खासकर मुंबई के बाहर उन पर हिंदुत्व के साथ विश्वासघात का आरोप लगाने वाले अभियानों को बेअसर करना होगा। इससे भी अधिक राम मंदिर अब एक वास्तविकता है। चतुर मराठा के लिए उनके परिवार और एनसीपी में विभाजन बहुत बड़े आघात के रूप में आया। इस बार कांग्रेस को जितनी जरूरत पवार को उनकी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत उन्हें कांग्रेस और उसके मुस्लिम वोटों की होगी।